नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अवैध मानव व्यापार रोधी कार्यक्रम में सर्टिफिकेट काट BLE 032 कानूनी नीतियां तथा अवैध मानव व्यापार के संबंध में संस्थागत प्रतिक्रिया। ब्लॉक 1 कानून तथा नीतियां। इकाई 5 आदेशों बटा परिपत्रों एवं प्रावधानों सहित सरकारी नीतियां। 5. एक प्रस्तावना। भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों ने अवैध मानव व्यापार की समस्या से निपटने के लिए कई योजनाएं तैयार की हैं। अवैध व्यापार के खिलाफ पिछले 6 दशकों से विधायन मौजूद हैं, किंतु पूरे देश में इन्हें उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है। अवैध व्यापार रोधी अभियान के वर्तमान चरण की शुरुआत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए गए गहन अध्ययन से हुई है, जिसने भारत में अवैध व्यापार रोधी उपायों की शोचनीय हालत के बारे में सभी पंडारियों की आंखें खोल दी है। इसके अतिरिक्त इसने यह भी उजागर किया है कि ऐसी पीड़ित लड़कियां, जिनके संरक्षण के लिए ऐसे कानूनों का प्रवर्तन किया था, इन्हीं कानूनों का उन्हीं के खिलाफ प्रयोग किए जाने के कारण कैसे कैसे कष्ट उठाती हैं। अवैध व्यापार से लड़ने तथा पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के प्रयासों में मजबूती नहीं थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अवैध व्यापार की समस्या के खिलाफ कई पहल की हैं। मंत्रालय ने महिलाओं तथा बच्चों के अवैध व्यापार तथा व्यापारिक यौन शोषण से लड़ने के लिए वर्ष 1998 में एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की, जिसका उद्देश्य व्यापारिक यौन शोषण के पीड़ित महिलाओं और बच्चों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना था। राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को दिशा निर्देश जारी किए गए। मंत्रालय ने एक केंद्रीय परामर्श समिति का गठन किया, जो भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कार्य करेगी तथा जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, राज्य सरकारों जो महत्वपूर्ण स्रोत, पारगमन या गंतव्य हैं, क्षेत्र में कार्यरत प्रमुख गैर सरकारी संगठन, इसी विषय पर कार्य कर रहे विदेशी संगठन NCW, CSWB तथा NIPCCD के प्रतिनिधि सदस्य होंगे। NCRB के निदेशक, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, आसूचना ब्यूरो के निदेशक, CBI के निदेशक तथा SSB के महानिदेशक आदि तथा कुछ महत्वपूर्ण राज्यों, जहां यह समस्या बहुत ही जटिल रूप ले चुकी है, के पुलिस महानिदेशक भी विशेष अतिथियों के रूप में परामर्श समिति में पदनामित है। CAC ने 3 महीनों के अंतराल पर बैठक की। मंत्रालय ने व्यापारिक यौन शोषण के प्रयोजन के लिए अवैध व्यापार के पीड़ित बच्चों के लिए पूर्व मुक्ति तथा बाद में मुक्ति संबंधित ऑपरेशन के लिए एक नयाचार तैयार किया। अवैध मानव व्यापार को नियंत्रित करने तथा ऐसे जघन्य अपराध के पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए अन्य सरकारी योजनाएं भी हैं। 5.2 उद्देश्य इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप अवैध मानव व्यापार से लड़ने के लिए सरकारी नीतियों का विवरण देने में सक्षम हो जाएंगे। विभिन्न ऐसी योजनाओं की व्याख्या करने में सक्षम हो जाएंगे, जिनका अभिप्राय एक गृह आधारित समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से मुश्किल परिस्थितियों में महिलाओं एवं बच्चों की विशिष्ट संवेदनशीलता को संबोधित करना है। मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाएंगे कि पीड़ितों सहायता उपलब्ध कराने में ऐसी योजनाएं किस प्रकार योगदान करेंगी। पुनर्वास योजनाओं के माध्यम से विकास की व्याख्या कर सकेंगे और अवैध मानव व्यापार के पीड़ितों के विकास एवं सशक्तिकरण के लक्ष्य सहित भारत सरकार के तहत संबंधित मंत्रालय द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय कार्य योजना पर विचार विमर्श करेंगे। 5.
3 सरकारी नीतियां। सरकारी योजनाओं की संख्या बहुत अधिक है। ऐसी बहुत सी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। तथापि राज्य सरकार द्वारा भी योजनाएं एवं कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं। ऐसे ही कुछ कार्य योजनाएं तथा स्कीमें योजनाएं नीचे दी गई है। 5.3 एक बच्चों एवं महिलाओं पर विशेष से ध्यान केंद्रित करते हुए अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए एकीकृत कार्य योजना। बाल वेश्यावृत्ति पर केंद्रीय परामर्श समिति की रिपोर्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों तथा भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों के साथ साथ इस क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के अनुभवों के आधार पर महिलाओं एवं बच्चों के विषय से संबंधित भारत सरकार के नोडल मंत्रालय ने वर्ष 1998 में महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार तथा व्यापारिक यौन शोषण से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की। सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक केंद्रीय परामर्श समिति का गठन भी किया गया जिसमें महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार तथा व्यापारिक यौन शोषण से लड़ने के लिए तथा अवैध व्यापार एवं व्यापारिक यौन शोषण के पीड़ितों के पुनर्वास तथा विधि एवं प्रवर्तन प्रणाली में सुधार के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय जैसे केंद्रीय मंत्रालयों के सदस्य शामिल होंगे। यह समिति हर 3 महीने में एक बार बैठक करेगी जिसमें उन राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा जहां अवैध व्यापार की समस्या कुछ अधिक है। केंद्रीय परामर्श समिति की बैठकों में आमंत्रित किए जाने वाले अन्यों में प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों तथा अवैध व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, सीमा सुरक्षा बल, आसूचना ब्यूरो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सशस्त्र सुरक्षा बल आदि के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश प्रशासनों के महिला एवं बाल विकास विभागों के सचिवों से अनुरोध किया है कि वे महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार या व्यापारिक यौन शोषण को रोकने के लिए तथा अवैध व्यापार के पीड़ितों के संरक्षण, मुक्ति, पुनर्वास, पुनःकीकरण तथा प्रत्यावर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 1998 के तहत गठित राज्य परामर्श समितियों की नियमित रूप से बैठकों का आयोजन करें। नियमानुसार सिफारिशों बटा योजनाओं पर उचित कार्रवाई की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग ने एकजुट होकर कार्य करने का निर्णय किया और महिलाओं एवं बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए अवैध मानव व्यापार को रोकने तथा उससे लड़ने के लिए एकीकृत कार्य योजना तैयार की। यह सभी संबंधितों को दिशानिर्देश देगा और एकसमान कार्रवाई करने में सहायता प्रदान करेगा ताकि अवैध व्यापार को जड़ से समाप्त किया जा सके। एकीकृत कार्य योजना की रूपरेखा नीचे दी गई है, जिसमें कार्य मुद्दे शामिल हैं। अवैध व्यापार के पीड़ितों के लिए मानव अधिकार दृष्टिकोण सुनिश्चित करना। अवैध व्यापार में चिंता के उभरते हुए क्षेत्र, उनके स्वरूप, पैटर्न तथा प्रवृत्ति। अवैध व्यापार निवारण, अवैध व्यापार करने वालों तथा अवैध व्यापार के पीड़ितों की पहचान। अवैध व्यापार के पीड़ित बच्चों की जांच एवं संरक्षण के लिए विशेष कदम। बाल पीड़ितों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अवैध व्यापार के पीड़ितों की मुक्ति, विशेषतः वेश्यालय आधारित एवं गलियों से की जा रही वेश्यावृत्ति के संबंध में। बाल पीड़ितों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए अवैध व्यापार के पीड़ितों का पुनर्वास, पुनःकीकरण तथा प्रत्यावर्तन। सीमा पारीय अवैध व्यापार, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग एवं समन्वय। विधिक ढांचा तथा विधि प्रवर्तन।
प्रशिक्षण, सुग्राहीकरण, शिक्षा तथा जागरूकता। कार्य मुद्दों को कार्रवाई में तब्दील करने का तरीका। एकीकृत कार्य योजना का परम उद्देश्य अवैध व्यापार के पीड़ितों को समाज की मुख्य धारा में वापस लाना है। राष्ट्रीय कार्य योजना ने अवैध व्यापार के पीड़ितों के मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में तथा अवैध व्यापार को रोकने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश तैयार किए हैं। अवैध व्यापार के पीड़ितों के लिए मानव अधिकार दृष्टिकोण सुनिश्चित करना। मानव अधिकारों का उल्लंघन अवैध मानव व्यापार का कारण और परिणाम दोनों है। तदनुसार अवैध व्यापार को नियंत्रित करने या समाप्त करने के लिए उठाए गए किसी भी प्रकार के उपायों में मानव अधिकारों की सुरक्षा को केंद्र में रखना आवश्यक है। अवैध व्यापार रोधी उपाय किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों या गरिमा के प्रतिकूल नहीं होने चाहिए, विशेषतः ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों के प्रतिकूल तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए जो अवैध व्यापार के पीड़ित हैं। केंद्र सरकार बटा राज्य सरकारों बटा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा परिनियोजित समग्र तंत्र को निम्नलिखित के बारे में सोचना चाहिए। अवैध मानव व्यापार से लड़ने और उसे रोकने के प्रयोजन से अपनाए गए उपायों का व्यक्तियों, विशेषतः जिनका अवैध व्यापार किया गया है, की गरिमा तथा अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। 2. अवैध व्यापार के पीड़ितों के पुनर्वास, पुनःकीकरण तथा प्रत्यावर्तन सहित पूर्व मुक्ति, मुक्ति तथा अभियान के बाद मुक्ति के संबंध में सभी अधिकारियों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए मानक न्यूनतम दिशानिर्देश विकसित करना। यह दिशानिर्देश लिंग अनुकूल होने चाहिए तथा पुनः पीड़ित होने की प्रक्रिया को रोकने के लिए अन्य सेवा प्रदाताओं को इसका संदर्भ दिया जाना चाहिए। इसे सूचना किट पुस्तिका बटा हैंडबुक बटा क्या करें क्या न करें के स्वरूप में तैयार किया जाना चाहिए या फिर संबंधित कानून के तहत जारी किए गए नियमों का एक भाग बनाया जाना चाहिए तथा इसमें सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों की जवाबदेही निर्दिष्ट की जानी चाहिए। यह सभी अधिकारियों एवं सेवा प्रदाताओं, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, वकीलों, विधि प्रवर्तन अधिकारियों, चिकित्सा एवं मनोसामाजिक पेशेवरों, विभिन्न प्रकार के घरों बटा एजेंसियों में कार्यरत व्यक्तियों तथा अन्यों को प्रभावी रूप से अपने कार्य एवं ड्यूटी का निर्वहन करने में सक्षम बनाएगा। 3. यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान देना कि जब अवैध व्यापार रोधी उपायों को यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से प्रस्तावित किया जाता है कि ऐसे उपायों का भेदभावपूर्ण तरीके उपयोग नहीं किया जाएगा, तो लिंग आधारित भेदभाव मुद्दे को सुव्यवस्थित तरीके से संबोधित किया जाए। 4. सुनिश्चित करना कि लड़कियों सहित अवैध व्यापार किए गए बच्चों के साथ कानून, नीतियों, कार्यक्रमों तथा हस्तक्षेपों के संदर्भ में वयस्क अवैध व्यापार पीड़ितों से अलग व्यवहार किया जाए। अवैध व्यापार से पीड़ित बच्चों से संबंधित कार्रवाइयों में बच्चे का हित सर्वोपरि होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि अवैध व्यापार के पीड़ित बच्चों को सामान्यतः अवैध व्यापार के पीड़ितों की तरह उनकी परिस्थितियों से संबंधित अपराध के लिए दंडिक प्रक्रियाओं या वेदनाओं से न गुजरना पड़े। अवैध व्यापार निवारण। अवैध व्यापार को समाप्त करते समय मांग और आपूर्ति दोनों को ही मूल कारण मानते हुए कदम उठाया जाना चाहिए। केंद्र सरकार बटा राज्य सरकारों बटा संघ शासित प्रदेशों को भी ऐसे कारकों को ध्यान में रखना चाहिए जो अवैध व्यापार की संवेदनशीलता को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि असमानता, निर्धनता, हर प्रकार का भेदभाव एवं पूर्वाग्रह आदि। प्रभावी निवारणात्मक रणनीतियां वर्तमान अनुभव तथा सही जानकारी पर आधारित होनी चाहिए। शोषणकारी व्यापारिक यौन सेवाओं और शोषणकारी श्रम के लिए मांग और आपूर्ति का सृजन करने वाले कारकों का मूल्यांकन करना और इन मुद्दों को संबोधित करने के सुदृढ़ विधान, नीति तथा अन्य उपाय किए जाने चाहिए। 2. देश के दूरस्थ भागों में रहने वाले संवेदनशील वर्गों को भारत सरकार की स्वाधार, स्वयंसिद्ध, स्वशक्ति, स्वावलंबन, बालिका समृद्धि योजना, महिलाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम,
किशोरी शक्ति योजना आदि जैसी विभिन्न कल्याणकारी, विकासात्मक एवं निर्धनतारोधी योजनाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाना। इससे महिलाओं तथा पारंपरिक रूप से वंचित अन्य समूहों को अपने पैतृक स्थानों पर ही अपार आर्थिक अवसर प्राप्त होंगे, जिससे अवैध व्यापार की संभावनाएं कम होंगी। 3. देश के दूरस्थ एवं पिछड़े भागों में स्कूल तक बच्चों की पहुंच को बेहतर बनाना तथा स्कूल में उपस्थिति के स्तर में वृद्धि करना, विशेषतः प्रभावित और आश्रितों की जिसमें लड़कियां शामिल हैं। प्राइमरी तथा सेकेंडरी स्तर दोनों पर ही सेक्स एजुकेशन तथा लिंग सुग्राही मुद्दों को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए। 4. आर्थिक अधिकारों, विशेषतः महिलाओं और युवा लड़कियों के आर्थिक अधिकारों के बारे में जागरूकता का सृजन तथा विधिक साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। वर्तमान में ऐसा प्रतीत होता है कि लोगों को ऐसे निर्णयों के बारे में अपर्याप्त ज्ञान तथा जानकारी है जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। इससे न केवल उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी मिलेगी बल्कि उन्हें अवैध आप्रवासन के जोखिमों, उदाहरणतः शोषण, ऋण बंधत्व तथा HIV, एड्स, आरक्षितता सहित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मुद्दे के बारे में भी जानकारी दी जा सकेगी और इसके साथ साथ विधिक, गैर शोषणात्मक अप्रवासन के लिए भी मार्ग उपलब्ध होगा। अवैध व्यापार से जुड़े खतरों के बारे में जागरूकता का सृजन करने के उद्देश्य से आम जनता के लिए सूचना अभियान का विकास करना। ऐसे अभियानों में अवैध व्यापार के चारों ओर फैली हुई जटिलता के बारे में तथा ऐसे कारणों के बारे में ज्ञान दिया जाना चाहिए कि मनुष्य प्रवासन से संबंधित एक खतरनाक निर्णय क्यों लेता है। 6. ऐसी नीतियों की पुनरीक्षा एवं संशोधन करना जो लोगों को अनियमित एवं संवेदनशील श्रम आप्रवासन के लिए कर सकती है। इस प्रक्रिया में विशेषतः अकुशल मजदूरों तथा महिलाओं पर पड़ने वाले प्रभाव की जांच को शामिल किया जाना चाहिए। 7. कानूनी, लाभप्रद तथा गैरशोषणकारी श्रम आप्रवासन के लिए अवसरों में बढ़ोतरी करने के तरीकों की जांच की जानी चाहिए। श्रम आप्रवासन का उन्नयन समग्र रूप से अप्रवासी मजदूरों के अधिकारों के संरक्षण के विनियामक एवं पर्यवेक्षी तंत्र की मौजूदगी पर निर्भर होना चाहिए। 7. किशोर, जो संभाव्य पीड़ित तथा क्लाइंट दोनों हो सकते हैं, पर केंद्रित रूप से ध्यान देना। यदि उन्हें लैंगिकता तथा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पर यथोचित जानकारी तथा सही स्पष्टीकरण दिए जाएं, तो उनके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। किशोरों के बीच विवाह पूर्व बढ़ती हुई यौन गतिविधियां तथा इस समूह में HIV एड्स के बढ़ते हुए खतरे के मद्देनजर यह कवायद बहुत ही लाभदायक रहेगी। 9. अवैध व्यापार में शामिल लोगों की गिरफ्तारी तथा अभियोजन के लिए विधि प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को और मजबूत बनाना। इसमें विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विधिक दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करना शामिल किया जाना चाहिए। स्माइली निवारणात्मक एवं प्रतिरोधात्मक रणनीतियों के संबंध में न्यायपालिका, पुलिस, सरकारी संस्थानों तथा गैर सरकारी संस्थानों, सिविल सोसाइटी के समूहों के बीच संगठित समन्वय के लिए आवश्यक तंत्र ईजाद करना। इस प्रकार का सरकारी सार्वजनिक नेटवर्क में गैर सरकारी संगठन बटा समुदाय शामिल होगा और गैर सरकारी संगठनों बटा समुदायों को एक सजग पहरेदार तथा अवैध व्यापार करने वालों तथा शोषणकर्ताओं के मुखबिर के रूप में कार्य करने के लिए जिम्मेदार बनाएगा। 11. जन्म, नागरिकता तथा विवाह के लिए यथोचित कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराना तथा सभी व्यक्तियों को इसे उपलब्ध करना सुनिश्चित करते हुए संवेदनशीलता को कम करने के उपाय आत्मसात करना। 12. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तत्वावधान में नेशनल डाटाबेस बटा वेब पोर्टल का गठन करना। इस प्रकार के तंत्र का मुख्य कार्य गुमशुदा व्यक्तियों, विशेषतः महिलाओं एवं बच्चों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने में मदद करना होगा। संदेहास्पद अवैध व्यापारकर्ता, अवैध व्यापार रोधी नेटवर्क के बारे में अलर्ट नोटिस देना,
अवैध व्यापार के पीड़ितों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है और किस तरह का नहीं आदि के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक होगा। 13. यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार हेतु बहाने उपलब्ध कराने वाली परंपरागत रूप से स्वीकृत प्रथाओं जैसे कि देवदासी प्रथा, जोगिन प्रथा, भाविन प्रथा आदि को संबोधित करना। 14. पूरे देश में चाइल्ड लाइन्स तथा महिला हेल्पलाइंस सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अवैध मानव व्यापार की समस्या तथा इसके दुष्प्रभावों का पर्याप्त प्रचार करना। अवैध व्यापार के पीड़ितों की मुक्ति, पुनर्वास तथा प्रत्यावर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना में निम्नलिखित तैयार किया है। विशेष रूप से बाल पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवैध व्यापार के पीड़ितों विशेषतः वेश्यालयों तथा गलियों में वेश्यावृत्ति करने वाले पीड़ितों की मुक्ति। अवैध व्यापार की प्रक्रिया को तब तक भंग नहीं किया जा सकता है जब तक कि अवैध व्यापार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों तथा आवश्यकताओं पर उचित ध्यान न दिया जाए। अवैध व्यापार के पीड़ितों के लिए विशेष रूप से वेश्यालयों तथा गलियों में वेश्यावृत्ति करने वालों जिसमें बच्चे भी शामिल हैं के लिए बिना किसी भेदभाव के यथोचित उपाय इजाद किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार बटा राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों बटा अंतर सरकारीय गैर सरकारी संगठनों को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए। वेश्यालयों या गलियों में वेश्यावृत्ति के लिए बाध्य किए गए अवैध व्यापार के पीड़ितों के लिए एक पीड़ित अनुकूल प्रावधानों तथा ढांचों वाली विशिष्ट मुक्ति रणनीति तैयार करने के लिए प्रभावी योजना या उपाय करना। 2. केंद्र बटा राज्य बटा खंड बटा जिला बटा ग्राम स्तर पर उनकी मुक्ति के लिए विशेष सेल का सृजन करना। इस प्रकार का तंत्र बच्चों सहित वेश्यालयों तथा गलियों में वेश्यावृत्ति करने वाले अवैध व्यापार के पीड़ितों की मुक्ति के लिए अन्य संगत विभागों तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने में भी मदद करेगा। 3. संभाव्य अवैध व्यापारकर्ताओं, वेश्यालय चलाने वालों, मैडम, घरवाली आदि सहित सभी स्तरों पर अवैध व्यापारकर्ताओं का एक गोपनीय डाटाबेस तैयार करना। 4. मुखबिरों का एक नेटवर्क तैयार करना जो वेश्यालयों से मुक्ति की चाह रखने वाले 18 वर्ष की आयु से कम के बाल पीड़ितों सहित अवैध व्यापार की गई महिलाओं के बारे में विशेष जानकारी उपलब्ध कराएगा। सुनिश्चित किया जाए कि मुक्त कराने वाली टीम में महिला तथा पुलिस अधिकारी और गैर सरकारी संगठनों बटा स्थानीय नागरिकों के प्रतिनिधि भी शामिल हों। मुक्ति कराने वाली टीम के प्रत्येक सदस्य को मुक्ति ऑपरेशन के दौरान उसकी भूमिका के बारे में तथा उसके कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से बताया जाना चाहिए। उन्हें पूरे ऑपरेशन के दौरान गोपनीयता एवं गुप्तता बरतने के लिए भी कहा जाना चाहिए। 6. सभी संबंधितों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मुक्ति ऑपरेशन के दौरान अवैध व्यापार की गई महिलाओं, विशेषतः बच्चों को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित या भयभीत न किया जाए। पीड़ितों का दांडिक न्याय प्रणाली में विश्वास कायम करने की दिशा में मानवीय एवं अधिकार आधारित दृष्टिकोण नींव का पत्थर साबित होगी। यह पीड़ितों के समग्र पुनर्वास, पुनःकीकरण में भी सहायक होगी। 7. गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करते हुए बच्चों सहित अवैध व्यापार के पीड़ितों की विधिक, चिकित्सीय एवं परामर्शी सेवाओं तक पहुंच को सुकर बनाना सुनिश्चित करना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार किया जाए तथा पुलिस, चिकित्सा कार्मिक या न्यायालय द्वारा अपमान न किया जाए। 8. बच्चों सहित मुक्त कराए गए प्रत्येक पीड़ित की आयु एवं चोट बटा बीमारी की पहचान हेतु एक पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर से जांच कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। अवैध व्यापार किए गए पीड़ितों को HIV, एड्स सहित बीमारियों के लिए अनिवार्य परीक्षण के अधीन नहीं रखना चाहिए। 9. ऐसे मामलों में जहां मुक्त कराया गया पीड़ित बच्चा नहीं है, उसको ग्राहकों को लुभाने के आरोप में प्रथम दृष्टया एक अपराधी की तरह पेश नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए कि कानून के सही प्रावधान लागू किए गए हैं तथा वहीं पारंपरिक FIR तो नहीं है। 5 मार्च 2003 उज्ज्वला अवैध व्यापार निवारण हेतु व्यापारिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार के पीड़ितों की मुक्ति, पुनर्वास तथा पुनःकीकरण के लिए उज्ज्वला एक व्यापक योजना है। यह योजना एक तरफ अवैध व्यापार निवारण पर ध्यान केंद्रित करती है तो दूसरी ओर पीड़ितों की मुक्ति एवं उनके पुनर्वास की ओर। दूसरे शब्दों में कहें तो उज्ज्वला योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। 1. निवारण 2. मुक्ति 3. पुनर्वास 4. पुनःकीकरण तथा 5. प्रत्यावर्तन। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं। सामाजिक लामबंदी तथा स्थानीय समुदायों के हस्तक्षेप, जागरूकता सृजन कार्यक्रमों, कार्यशालाओं बटा सेमिनारों तथा अन्य ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के संवाद का सृजन तथा अन्य नूतन गतिविधियों के माध्यम से व्यापारिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार का निवारण करना। पीड़ितों को उनके शोषण के स्थान से मुक्त कराने में सहायता करना और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखना। पीड़ितों को परामर्श, विधिक सहायता तथा दिशा निर्देश एवं पेशेवर प्रशिक्षण सहित आश्रय, खाना, कपड़ा, चिकित्सा जैसी मूल सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए तात्कालिक तथा दीर्घकालिक दोनों प्रकार की पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना। पीड़ितों को परिवार एवं समाज में पुनः एकीकृत करने के लिए सहायता करना। सीमा पारीय पीड़ितों को उनके मूल देश में प्रत्यावर्तित करने में सहायता करना। 5.3 4 किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना को किशोर लड़कियों अर्थात 11 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियां के विकास के लिए एक समग्र पहल के रूप में देखा जा सकता है। इसका लक्ष्य किशोर लड़कियों के जीवन में बदलाव लाना है। इसका उद्देश्य उन्हें ऐसे अवसर उपलब्ध कराना है जिससे वे अपने पूर्ण सामर्थ्य को प्राप्त कर सकें। यह योजना किशोर लड़कियों के लिए पहले से विद्यमान योजना का नया रूप है। नई योजना पिछली योजना से अधिक विस्तृत है। इसमें प्रशिक्षण घटक को मजबूत किया गया है, विशेषतः कौशल विकास के पहलुओं को लक्ष्य बनाकर सशक्तिकरण एवं स्व-अभिज्ञता पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें किशोर लड़कियों तथा महिलाओं की परस्पर संबद्ध आवश्यकताओं को संबोधित करते हुए अन्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों के साथ अभिसारिता को भी प्रोत्साहित किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं। किशोर लड़कियों के पोषक, स्वास्थ्य तथा विकासात्मक स्तर संबंधी पहलुओं को बेहतर बनाना। स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण तथा पारिवारिक देखभाल के बारे में जागरूकता का प्रचार करना। उन्हें जीवन के कौशल को सीखने, वापस स्कूल जाने के अवसर प्रदान करना। उन्हें सामाजिक वातावरण के बारे में बेहतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए मदद करना। समाज में उपयोगी सदस्य बनने के लिए प्रयास करने में मदद करना। महिलाओं की उन्नति, विकास तथा सशक्तिकरण के लक्ष्य को पाने के लिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 तैयार की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को अनुमोदित कर दिया है। कृपया निम्नलिखित बोध प्रश्न का उत्तर दें। 5 मार्च 2005 स्वयंसिद्ध। वर्ष 2001 में आरंभ की गई स्वयंसिद्ध योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य एक एकीकृत एवं समग्र तरीके से सभी योजनाओं तथा सेवाओं का लाभ उठा सकें। यही नहीं, इसके साथ 3 प्रायोगिक परियोजनाओं को भी कार्यान्वित किया जा रहा है। ये योजनाएं निम्नानुसार हैं। परंपरागत स्वीकृति के तहत व्यापारिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार से लड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना।
स्रोत क्षेत्रों में व्यापारिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार से लड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना तथा गंतव्य क्षेत्रों में व्यापारिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार से लड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना। गैर सरकारी संगठनों तथा राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करके इनके कार्यान्वयन के बारे में अनुकूल प्रतिक्रिया के आधार पर इन तीनों प्रायोगिक परियोजनाओं को व्यापक योजनाओं में तब्दील करने का निर्णय लिया गया है। यह महसूस किया गया है कि आर्थिक निर्धनता, अवैध व्यापार तथा व्यापारिक यौन शोषण का एक मुख्य कारण है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि सरकार के ऐसे गरीबी शमन कार्यक्रमों को शुरू किया जाए जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को लक्षित किया गया है। इस तरह के कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं: स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, रोजगार गारंटी स्कीम, कार्य के बदले खाना तथा लघु उद्यम लगाने के लिए प्रशिक्षण एवं लघु ऋण के माध्यम से स्वरोजगार। इसके अतिरिक्त निरक्षरता, शिक्षा तथा स्कूल तक पहुंच का अभाव, पेशेवर कौशल तथा रोजगार अवसरों का अभाव, बाल विवाह जैसी रूढ़िवादी कुप्रथाओं का प्रचलन, समाज में महिलाओं और लड़कियों का दोयम दर्जा आदि के कारण भी अवैध मानव व्यापार फलफूल रहा है। 5 मार्च 2006 एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) बाल संरक्षण के मुद्दे को संबोधित करने तथा सरकार सिविल सोसाइटी की भागीदारी के माध्यम से बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण तैयार करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के रूप में एकीकृत बाल संरक्षण योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित योजना है। ICPS के उद्देश्य: ICPS मंत्रालय की विद्यमान बाल संरक्षण स्कीमों तथा बच्चों की सुरक्षा तथा उन्हें होने वाली हानि से बचाने के लिए एकीकृत हस्तक्षेपों को संगठित करते हुए एक व्यापक बाल संरक्षण स्कीम के तहत अनेकों स्कीमों को मूर्त रूप दिया है। ICPS का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित पर केंद्रित है: आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाना तथा ढांचों को मजबूत करना। 2. सभी स्तरों पर क्षमताओं का संवर्धन करना। 3. बाल संरक्षण सेवाओं के लिए डाटाबेस तथा ज्ञान आधार का सृजन करना। 4. पारिवारिक एवं सामुदायिक स्तर पर बाल संरक्षण को मजबूत करना। सभी स्तरों पर यथोचित अंतरक्षेत्रीय संवाद सुनिश्चित करना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 में आवश्यक एवं विशेष कानूनों तथा नीतियों के माध्यम से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी के लिए विशेष ध्यान दिए जाने का प्रावधान है। समानता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 21, 23 तथा 24 में प्रतिष्ठापित है। भारत ने ऐसे अधिसंख्य कानूनों को आत्मसात किया है तथा बच्चों की सुरक्षा एवं उनकी परिस्थिति में सुधार सुनिश्चित करने के लिए आत्मसात किए गए कानूनों में निम्नलिखित शामिल हैं: अभिभावक एवं अवयस्क अधिनियम 1890, फैक्ट्री अधिनियम 1948, हिंदू दत्तक एवं देखभाल अधिनियम 1956, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, बंबई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959, अनाथालय और अन्य पूर्त आश्रम पर्यवेक्षण और अन्य नियंत्रण अधिनियम 1960, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति 1974, बंधुआ मजदूरी प्रथा उत्सादन अधिनियम 1976, बाल विवाह एवं अवरोध अधिनियम 1979, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986, बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1987, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति 1987, नवजात शिशु दुग्ध स्थानापन्न दुधारू बोतल एवं नवजात शिशु खाद्य पदार्थ
उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण का विनियमन अधिनियम 1992, राष्ट्रीय पोषण नीति 1993, प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1994, अक्षम व्यक्ति अधिकारों का समान संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी अधिनियम 2000, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2004, बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005। 5 मार्च 2007 अन्य योजनाएं। MWCD कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत करने वाली महिलाओं के लिए आश्रय आधारित गृह लघुकालिक आश्रय, स्वाधार गृह आदि संचालित करती है। यह मुक्त कराई गई या वेश्यालयों अथवा अन्य जगहों से भागी हुई महिलाओं बटा लड़कियों, यौन अपराधों की पीड़ित महिलाओं बटा लड़कियों जो विभिन्न कारणों से अपने घर परिवार में वापस लौटना नहीं चाहती हैं, के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। योजनाओं के तहत महिलाओं तथा 18 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को आश्रय, चिकित्सीय जांच तथा अन्य सहायता, प्रशिक्षण एवं आर्थिक पुनर्वास और हेल्पलाइन सुविधाओं का प्रावधान है। वर्तमान में देश के विभिन्न भागों में 146 से अधिक स्वाधार गृह तथा 342 से अधिक लघुकालिक आश्रय गृह चलाए जा रहे हैं। 3 प्रायोगिक परियोजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं, अर्थात आय परंपरागत स्वीकृति के तहत व्यापारिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार से लड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना 2, स्रोत क्षेत्रों में व्यापारिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार से लड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना तथा 3, गंतव्य क्षेत्रों में व्यापारिक यौन शोषण के लिए महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार से लड़ने के लिए प्रायोगिक परियोजना। अब तक 30 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिससे 1500 महिलाओं एवं लड़कियों को लाभ प्राप्त हुआ है। 5.4 सारांश। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की गई थी। अवैध व्यापार के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना एक मुख्य पहल है। विभिन्न योजनाओं के रूप में विविध सरकारी पहलें की गई हैं। पूरे देश में स्वाधार, उज्ज्वला आदि जैसी भिन्न भिन्न योजनाएं कार्य कर रही हैं। सरकार द्वारा अन्य पहलें भी की गई हैं, जैसे कि आश्रय गृहों, अल्पकालिक गृहों आदि की स्थापना तथा इससे बड़ी संख्या में पीड़ितों को लाभ पहुंचा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।